वाउचिंग ऑफ पेमेंट्स में वाउचिंग ऑफ परचेजेस वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, वी हैव डन इट। एक बार पॉइंट रिव्यू करते, क्या क्या पॉइंट्स था उसमें। फर्स्ट वन इज व्हाट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। सेकेंड, नेम, नेम मतलब नॉर्मल सी बात है, क्लाइंट से रिलेटेड हो। डेट, थर्ड पॉइंट, डेट मतलब करंट ईयर से रिलेटेड। सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए वाउचर्स या बिल्स। फिर अमाउंट, अमाउंट देखा आपने, फिगर्स एंड वर्ड्स में होना चाहिए और सारे अमाउंट टैली करने चाहिए डॉक्यूमेंट्स बिल से। फिर आपने क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी देखा। फिर सेवन पॉइंट क्या देखा था आपने, सिग्नेचर ऑन वाउचर्स एंड गुड्स रिसीव्ड नोट, ये भी देखा आपने। देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव सीन, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ पार्टी, राइट। देन व्हाट यू हैव सीन, कट ऑफ प्रोसीजर, कि ईयर एंड के जो भी ट्रांजेक्शन है, ईयर एंड परचेजेस पे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान से चेक करना है। देन व्हाट यू हैव सीन, कॉस्ट ऑफ परचेजेस में क्या इंक्लूड होना चाहिए। देन क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड, वो देखा आपने लास्ट लेक्चर में। देन एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए, बराबर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखो, ये सारे पॉइंट्स आपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। और विथ रिकंसिलेशन, जो 12th पॉइंट था अपना रिकंसिलेशन, और पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न, जो ग्रुप कंसर्न को रिलेटेड कंसर्न को दिया है, अगर उसमें डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है तो क्या होगा, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, एवरीथिंग, कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी देखा आपने। फिर आपने क्या देखा, 14 पॉइंट क्या देखा, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3। भाई अगर परचेजेस किया है तो आप किधर दिखाते हो, एक्सपेंसेस में, बराबर है, कहां शो करते हो आप, एक्सपेंसेस में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा था, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आपने कोई परचेजेस किया है कैश में और उसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, कितना है, 10,000 से ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, बराबर है। अगर आपने कोई भी परचेजेस किया, सिंगल कैश मेमो जो भी है आपका परचेज किया है और उसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, अब परचेज पता है ना, परचेज आपको बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस होगा तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है। बट अगर वही बिजनेस एक्सपेंस आपने कैश में पे किया, कितना कैश, अगर परचेजेस 10,000 के ऊपर का अमाउंट, 10,000 के ऊपर का जो भी बिल है, अगर वो आपने कैश में पेमेंट किया है तो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझो आपने 12,000 का कोई परचेज किया, 12,000 का आपने क्या किया बेटा, परचेज किया, राइट है। 12,000 का परचेज किया और पूरा कैश पेमेंट कर दिया, तो पूरे 12,000 पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट गेट टैक्स बेनिफिट। पूरा 12,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा फिर, पूरे 12,000 पे, ऐसा नहीं कि 10,000 है 12,000 वो तो डिफरेंस 2,000 पे भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं। 100% डिसअलाउ हो जाएगा, 100%, दिख रहा है इधर, इनकम टैक्स डिसअलाउ 100% ऑफ अमाउंट, कितना, 100%। तो इसलिए 10,000 के ऊपर रहेगा तो चेक से पे करो, ऑनलाइन पे करो, देर आर सो मेनी वेज अदर देन कैश, ठीक है। कैश में पेमेंट किया तो कैश का तो पता है जल्दी रिकॉर्ड होता नहीं है, तो इसलिए कैश में पेमेंट किया, अगर 10,000 तक अलाउ किया उसके ऊपर गया तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, समझे कि याद रखना। तो ये सारे पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे बेटा, ये तो सिर्फ एक बार पॉइंट रिव्यू कर रहा था मैं, तो पॉइंट याद रखो, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं। देन नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, परचेज रिटर्न्स की बात कर हम लोग। व्हाट, परचेज रिटर्न। अब बेटा आपने परचेज का वाउचिंग तो देख लिया, अब परचेज रिटर्न रिलेटेड वाउचिंग क्या है बेटा, सेम वही चीज, सब कुछ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करना। भाई पहला क्या होगा बेटा, व्हाट यू हैव टू चेक, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। परचेज रिटर्न शुड बी सपोर्टेड बाय, अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, परचेज रिटर्न मतलब आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया, आपकी कंपनी ने रिटर्न कर दिया ना बेटा, राइट है। तो परचेज रिटर्न शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट, कॉपी ऑफ डेबिट नोट ऑफ द क्लाइंट और क्रेडिट नोट ऑफ द सप्लायर। तो परचेज रिटर्न कर रहा मतलब क्या, आपने जो भी माल है, अपने गुड्स है वो रिटर्न कर दिया, रॉ मटेरियल वॉट स्टॉक उसको रिटर्न कर दिया, रीजन कुछ भी हो, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, एज पर सैंपल नहीं था, डिफेक्टिव था, वट एवर रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन, जेन्यून रीजन, लेकिन हाँ, ऐसे रिटर्न नहीं करते। तो उसमें आप क्या चेक करेगा, जो ऑडिटर है
वो क्या चेक करेगा? कॉपी ऑफ द डेबिट नोट, व्हाट, कॉपी ऑफ द डेबिट नोट ऑफ द क्लाइंट और क्रेडिट नोट ऑफ द सप्लायर। अब देखो, अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आप क्या करते हो? क्रेडिटर का अकाउंट कम कर दोगे। भाई आपने जिससे परचेस किया था, अब उसको आप रिटर्न कर रहे हो तो आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा ना। तो क्रेडिटर कम करने के लिए क्या करते हो आप? क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आप उसको कम करोगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं? है कि नहीं? तो क्लाइंट ने डेबिट किया है क्या? डेबिट किया है क्या? क्रेडिटर का अकाउंट जो सप्लायर है उसका अकाउंट डेबिट किया है क्या? डेबिट किया है तो डेबिट नोट बनाया है क्या? बराबर है, मालूम पड़ा? इधर डेबिट नोट उधर क्रेडिट नोट, सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई अगर हमारा वो सप्लायर है, सप्लायर मतलब क्या हो गया? अपना क्रेडिटर हो गया, ठीक है, क्रेडिटर है क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेस किया होगा उससे। अब अगर आप उसको कुछ रिटर्न कर रहे हो कि भाई ये एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, एज पर सैंपल नहीं है, तो उसका अकाउंट क्या करोगे आप? डेबिट करोगे ना, डेबिट करोगे, डेबिट नोट बनाओगे, बराबर है, एवरीथिंग। तो वो सब डॉक्यूमेंट चेक करेगा। डिलीवरी चालान, वो भी चेक करेगा डिलीवरी हुई है कि नहीं। ट्रांसपोर्टर बिल, अब जाएगा तो हाथ में तो उठा के लेके जाओगे नहीं, ये बाबा ये सप्लायर ये देख ये सब डिफेक्टिव गुड्स है मैं लेके आया उठा के, नहीं। ट्रांसपोर्ट तो कॉमन चीज है ना यार, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर बिल, ये सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है, कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद तो ये सब आगे के जो पॉइंट्स है वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब जब से ये चैप्टर चालू हुआ है, राइट। नेम, सारे बिल्स डॉक्यूमेंट्स में नेम क्लाइंट से रिलेटेड हो, जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, राइट, उसका नाम होना चाहिए, क्लाइंट का नाम होना चाहिए, क्लाइंट का, किसका? क्लाइंट का, राइट है। सारे डॉक्यूमेंट्स बिल जो भी हो, डेबिट नोट, सब में क्लाइंट से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरे का लेके बना के दे दिया। जो भी हो बिल्स डॉक्यूमेंट सब क्लाइंट से रिलेटेड हो ना, क्लाइंट का नाम हो, नेम ऑफ द कंसर्न, जो भी क्लाइंट की कंपनी उसका नाम होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। डेट किससे रिलेटेड हो? करेंट ईयर से, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए बेटा। ये सब आप पहले से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, और जो कि मैंने पहले भी बताया कि ये सारे पॉइंट्स आपको वाउचिंग में रिपीट होंगे, सिर्फ आपका ऊपर का हेडिंग चेंज हो जाएगा, उसके बेस पे पॉइंट बनाना है, बाकी सब सेम रहेगा, पॉइंट सेम रहेगा, अंदर का खाली क्या करने का, ऊपर का जो हेडिंग है जैसे परचेज रिटर्न, तो उससे रिलेटेड बनाना है बस। समझ लगा है, मालूम पड़ा? तो ये याद रखना। उसके बाद देखो क्या क्या पॉइंट हो गया इसमें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नेम, डेट, फिर वही सीरियल नंबर, जो देखो सब आया ना, सीरियल नंबर मतलब नंबर वाइज होना चाहिए, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, बराबर है। सीरियल नंबर जो भी होगा शुड बी कंटिन्यूअस, कुछ मिसिंग हुआ मतलब कुछ ना कुछ घपला है, हो सकता है, राइट। अमाउंट फिगर एंड वर्ड्स में होना चाहिए, और टैली करना चाहिए ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, रजिस्टर से टैली होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी जो भी मेंशन किया है डेबिट नोट में वो भी टैली करना चाहिए अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, स्टॉक बुक से, जो स्टॉक बुक्स है कि हाँ भाई इतना स्टॉक रिटर्न कर दिया, तो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, डेबिट नोट है, उससे सब मैच करना चाहिए। अबे इधर डेबिट नोट में लिखा है 1000 गुड्स रिटर्न किया, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या स्टॉक बुक्स में आपका 2000 दिख रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना बाबा, इनो चल बे, ऐसा नहीं चलता है, बराबर सब मैच करना चाहिए कि नहीं। मैच मतलब क्रिकेट नहीं, मैच करना चाहिए भाई, समझा? तो क्वांटिटी भी मेंशन्ड हो, और सारी क्वांटिटी शुड मैच, राइट, मालूम पड़ा? सब मैच करना चाहिए, टैली होना चाहिए, टैली, बचपन से सुनते आ रहा है टैली टैली टैली, टैली नहीं हुआ है तो टेंशन आ जाता है, ओ माय गॉड। मेरा कभी ऐसा बोलते हो ना कि मेरा कभी टैली नहीं होता है, और कुछ लोग बोलते हैं मेरा हमेशा टैली होता है लेकिन एग्जाम में टैली नहीं होता, तो टैली मतलब मैच करना चाहिए आपका, बराबर है। तो यहाँ का जो बुक है जो भी है, डेबिट नोट्स, स्टॉक बुक, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सब में अमाउंट सेम रहना चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं, टैली करना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझा कि नहीं। डिफरेंस आता है तो टेंशन आ जाता है, पता है। जैसे आप लोग बैलेंस शीट टैली नहीं होता तो आधा तो टेंशन ऐसे आधा रहे, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, है कि नहीं। सिग्नेचर, सिग्नेचर तो भाई ये तो कॉमन चीज है, जेन्युइननेस बताएगा आपको। सो द डेबिट नोट शुड बी साइंड बाय, जो डेबिट नोट है, अगर हमने क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट किया है, डेबिट नोट बनाया है, तो डेबिट नोट पे ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर तो होना चाहिए कि भाई अप्रूवल हो चुका है, अप्रूव हो चुका है।
जो पर्सन डेबिट नोट बना रहा है उसका साइन चाहिए, हाँ उसका साइन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, द पर्सन प्रिपेयरिंग द डेबिट नोट उसका सिग्नेचर चाहिए। जो पर्सन एंट्री कर रहा है रजिस्टर में, रजिस्टर में उसका सिग्नेचर चाहिए। तो साइन होगा तभी अप्रूवल होता है, तभी मालूम पड़ता है कि ये वैलिड है, जेन्युइन है। सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर, कि भाई हाँ साइन किया मतलब इसने चेक विक किया रहेगा कि नहीं, राइट? साइन किया है तो इसने चेक किया रहेगा ना सब कुछ। ऐसे ही मुंह उठा के साइन नहीं कर दिया, सो के उठा है भाई हाँ क्या है, साइन ला ला कर दिया, ऐसा नहीं। चेक करने का क्या है, बराबर है, देखो उसको, उसके बाद साइन करो, बराबर है, ऐसा ही साइन नहीं होता है, राइट? सो सिग्नेचर होगा, मालूम पड़ा कि नहीं? क्लियर? तो याद रखना क्या क्या देखा इसमें, सीरियल नंबर, अमाउंट, क्वांटिटी और सिग्नेचर, बराबर। फिर वही नेक्स्ट क्या, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ पार्टी। भाई जो पार्टी है उसका सिग्नेचर, उसका स्टैम्प, वो सब होना चाहिए, बराबर है। अगर सप्लायर ने गुड्स रिसीव कर लिया, अभी आपने उसको रिटर्न किया, सप्लायर ने गुड्स रिसीव कर लिया, क्या किया, सप्लायर ने गुड्स रिसीव कर लिया, तो देखो ऊपर दिया पॉइंट मैंने, द सप्लायर रिसीविंग द गुड्स, you can see here, the supplier receiving the goods back should have signed on a copy of the debit note and delivery challan as a proof that the debit note and the goods were actually received. Yes, तो पार्टी का भी साइन होना चाहिए कि भाई हाँ उसने गुड्स रिसीव कर लिया, हमने रिटर्न किया तो उसने रिसीव कर लिया, यस दैट्स इट, समझा कि नहीं? और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे सब पे सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए पार्टी का, गॉट इट? सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ पार्टी। एरर्स एंड फ्रॉड्स कुछ नहीं होना चाहिए, देयर आर नो एरर्स ऑफ ओमिशन या कमीशन व्हाटएवर, ठीक है? और खास करके तो जो रिलेटेड ग्रुप कंसर्न है, बराबर है, अगर उसको कुछ रिटर्न किया है तो उसमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ग्रुप कंसर्न है मतलब हो सकता है परचेस उस, देखो ग्रुप कंसर्न में बहुत सारा झोलझाल होता है। ईयर एंड में क्या करोगे आप, परचेस कर लोगे, बाद में क्या करते हो, ग्रुप कंसर्न अरे अपना ही है, चलो परचेस दिखा के हम लोग एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे, एक्सपेंस बढ़ा के टैक्स बेनिफिट ले लेंगे, बाद में रिटर्न कर देंगे, बहुत होता है ऐसा। और भी बहुत सारे सिस्टम है, पर उतने सिस्टम अभी आपको नहीं पढ़ने। खाली याद रखो कि जो भी ऑडिटर है, जो ऑडिटर है वो केयरफुली वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, बराबर है। मालूम पड़ा, द परचेज रिटर्न्स टू ग्रुप कंसर्न, ग्रुप कंसर्न को कितना रिटर्न किया वो सब प्रॉपरली चेक करेगा, कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होना चाहिए, नो एरर्स एंड फ्रॉड्स, देयर आर नो एरर्स एंड फ्रॉड्स, समझे कि नहीं? रिकंसिलिएशन, क्या रिकंसिलिएशन, अब रिकंसिलिएशन में क्या बोल रहा है, the quantity of goods returned should be reconciled while reconciling the raw material quantity, the debit note should be reconciled while reconciling the creditor side। मतलब रिकंसिलिएशन तो पता है, मैच करना, मतलब जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिटर्न हुआ है शुड बी रिकंसाइल्ड व्हाइल रिकंसाइलिंग द रॉ मटेरियल्स क्वांटिटी, कितना रॉ मटेरियल था, कितना रॉ मटेरियल रिटर्न हुआ है, डेबिट नोट को रिकंसाइल करोगे क्रेडिटर अकाउंट से। डेबिट नोट में क्या, आपने उसका अकाउंट डेबिट किया है, डेबिट नोट बनाया है क्योंकि रिटर्न कर रहा, तो क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हुआ है क्या, देख लो, चेक कर लो, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना भाई। अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, क्रेडिटर को रिटर्न कर रहे हो और क्रेडिटर का अकाउंट ही डेबिट नहीं होगा तो गलत बात है ना। क्रेडिटर का अकाउंट तो डेबिट करो, माल रिटर्न कर दिया है, डेबिट नोट बना दिया है, सब रिकंसाइल करना है कि नहीं, सब प्रॉपर है, हुआ है कि नहीं, राइट है, सब प्रॉपरली एंट्री हुआ है कि नहीं, सब कुछ आपने किया है कि नहीं, रिकंसिलेशन, राइट है, वो चेक कर लेगा। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर भाई, रिटर्न हुआ है तो आपने उसको परचेज में से माइनस किया है क्या, जो ग्रॉस परचेज है उसमें से माइनस किया है क्या, ऐसा, बराबर। अब परचेज रिटर्न हुआ है तो परचेज में से ही माइनस होगा ना यार, करते आ रहे हो ना बचपन से, 11th क्लास से, 9th क्लास से, जो भी है, राइट? आप करते आ रहे हो कि भाई परचेज है तो परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज में से माइनस करना, दैट्स इट, समझे कि नहीं? तो ये सारे जो भी प्रोसीजर है, जो भी स्टेप्स है वाउचिंग के, वो ऑडिटर को क्या करना है, ध्यान में रखना है, समझा कि नहीं? उसको ऑडिट करना है ऐसे, ठीक है, किसका, परचेज रिटर्न का। तो कितने पॉइंट्स हो गए इधर, 11 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। तो एक बार पॉइंट्स फटाफट रिव्यू कर लो। परचेज रिटर्न के लिए क्या, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नेम, डेट,
then serial number, then amount, then quantity, signature, signature तो होना चाहिए सबका, ठीक है. फिर signature and stamp of party, पार्टी का भी सिग्नेचर एंड स्टैम्प, एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होना चाहिए. रिकंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर, डिस्क्लोज करना है ना आपको, डिस्क्लोजर, राइट है. अब डिस्क्लोजर किधर करोगे, परचेज में से माइनस कर दोगे. परचेज रिटर्न है तो परचेज में से माइनस करोगे. यस, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट which these all are the points which you all have to remember it. समझा. तो ये सब जनरल पॉइंट है जो सबको याद रहना चाहिए और माइंड में फिक्स होना चाहिए. नाउ द वाउचिंग ऑफ सैलरीज एंड वेजेस. वाउचिंग ऑफ सैलरीज एंड वेजेस का वाउचिंग कैसे करेगा ऑडिटर? द ऑडिटर शुड वाउच द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस इन द फॉलोइंग मैनर. पहला वही चीज, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कॉमन सा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट वाउचिंग में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. सो देखो सिंपल सा बंदा है, सिंपल सा फंड क्या है, सैलरी एंड वेजेस पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट. अब क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा यार? व्हाट आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूट? व्हाट आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स? पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है पेरोल और वेज शीट्स. जो भी है पेरोल वेज शीट देखना, यही तो इंपॉर्टेंट है. पेरोल मतलब पता ही ना सबको, पेरोल सैलरी एंड वेजेस पेमेंट होता है पूरा पेरोल के थ्रू. पेरोल है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा डिटेल है, हाँ कि भाई इतना इतना सैलरी मिला है, इतना बेनिफिट मिला है, एवरीथिंग उसमें पूरा डिटेल होगा. पेरोल और वेज शीट वो चेक करेगा. अटेंडेंस चेक करेगा. अटेंडेंस जैसे आपका अटेंडेंस होता है, कितना दिन आया है भाई, बराबर है, तो उधर भी अटेंडेंस चेक होगा. पर्सनल रिकॉर्ड, उसके बेसिस पे देखेगा, मैच करेगा सैलरी को वेजेस को, बराबर है. स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइल्ड विद प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स. अब क्लाइंट का जो बिजनेस है, कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइल्ड किया है क्या, विद प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, बराबर. अब सैलरी एंड वेजेस में तो पता है एम्प्लॉय का पीएफ कटता है, ये सब पीएफ टैक्स का, तो उसका पूरा डिटेल देखेगा कि कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइल किया है क्या विद प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स एक्ट एटसेट्रा, इनकम टैक्स, राइट. चेक काउंटर फॉल्स चेक करेगा कि भाई अगर चेक से पेमेंट हुआ है तो उसका काउंटर फॉल्स किधर है. मतलब जितने भी डिटेल है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब चेक करेगा रिलेटेड टू सैलरी एंड वेजेस, जिसमें खास करके आपको पेरोल और वेज शीट, पेरोल वेज शीट, अटेंडेंस एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स. नहीं तो क्या होता है, डमी एम्प्लॉय बना के पेमेंट चालू रहता है, वो एम्प्लॉय है नहीं, वो खाली बुक रिकॉर्ड में एम्प्लॉय है बस. 4 लोग काम कर रहे हैं, खाली बुक में है, बाकी रियल में है ही नहीं वो. तो 4 लोगों का पेमेंट किधर जा रहा है? मैनेजमेंट के पास. वो तो जा ही रहा है, मैनेजमेंट उसका बेनिफिट ले रहा है, प्लस इनकम टैक्स में भी बेनिफिट ले लेगा, क्योंकि सैलरी पे किया अगर बिजनेस ने, तो सैलरी बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर दिखाओगे तो टैक्स से बेनिफिट मिलेगा ना रे बाबा. तो टैक्स में अपने को बेनिफिट मिल जाएगा, समझा. तो डबल डबल बेनिफिट लेते हैं. तो इसके लिए ऑडिटर ये सब पूरा चेक करेगा, कहीं ऐसा झोल झपाटा तो नहीं चालू है. हाँ, खाली बुक एंट्री में एम्प्लॉय है, रियल में है ही नहीं, ऐसा नहीं चल रही, नो चल मेरा बाबा, समझा. तो ये सब इसीलिए तो ऑडिट करते हैं भाई. वाउचिंग वेरिफिकेशन किस लिए होता है? टाइम पास है, यही सब कुछ है, बराबर है, कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं, वो सब करने के लिए सारा करना पड़ता है आपको. कंप्लायंस, सब्सटेंशियल सब देखना पड़ता है बेटा, राइट. सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया. देन नेम. नेम मतलब पता ही है, ये तो भाई पढ़ पढ़ के आप थक गए होगे, कि जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी पेपर्स डॉक्यूमेंट व्हाटएवर, वो क्लाइंट से रिलेटेड हो. अरे भाई क्लाइंट से रिलेटेड मतलब, क्लाइंट मतलब अभी टाटा कंपनी मेरा क्लाइंट है, तो टाटा कंपनी से रिलेटेड हो, दूसरे कंपनी का थोड़ी ऑडिट करूंगा मैं, बराबर है. अगर मैं टाटा का चेक कर रहा हूँ तो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सब टाटा कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए ना. मैं ऑडिट कर रहा हूँ टाटा का, डॉक्यूमेंट चेक करूंगा रिलायंस का, ऐसा थोड़ी होता है, समझा कि नहीं. तो नेम, बराबर है. नेम के बाद पता ही है नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आने वाला है आपको. यस, डेट, जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है. जो भी सैलरीज या वेजेस हो शुड पर्टेन टू करंट ईयर. फिर डिटेल ऑफ पेमेंट्स. व्हाट बेटा, क्या बच्चों? डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स.
डिटेल्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट का डिटेल भी तो रहना चाहिए, राइट है कि नहीं? तो ऐसा नहीं खाली सैलरी दे दिया, 25,000 सैलरी पे किया, अरे 25,000 सैलरी तो पे किया है, लेकिन उसका ब्रेकअप क्या है? 25,000 सैलरी पे किया है तो उसका ब्रेकअप क्या है? समझा? मालूम पड़ा? तो डिटेल्स ऑफ पेमेंट, द कंटेंट्स ऑफ द पेरोल और वेज शीट्स, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स जो भी है शुड बी चेक्ड, बराबर है, शुड बी चेक्ड इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। क्या? अमाउंट चेक करेगा डिटेल्स ऑफ पेमेंट में, पूरा डिटेल चेक करेगा, अमाउंट कि अमाउंट एज पर द पेरोल जो भी है वो टैली कर रहा है क्या, पेरोल में दिखाया है तो उसका जो वाउचर तो बना रहेगा, तो वाउचर के बेसिस पे दोनों टैली कर रहा है क्या, अमाउंट मैच कर रहा है क्या, जितने भी बिल्स या डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे, वाउचर्स या डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अमाउंट मैच कर रहा है क्या। आपने पेरोल में 25,000 दिखाया है, वाउचर बना है 26,000 का, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। समझा? अमाउंट कंप्यूटेशन, क्या बेटा? कंप्यूटेशन मतलब द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी और वेजेस, जो भी अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी और वेजेस है शुड टैली, वो टैली करना चाहिए विथ अटेंडेंस रिकॉर्ड और दी पर्सनल रिकॉर्ड। भाई जो भी आपने ग्रॉस सैलरी और वेजेस दिया वो टैली तो करना चाहिए विथ द अटेंडेंस रिकॉर्ड और द पर्सनल रिकॉर्ड। ही शुड चेक द कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन भी चेक करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शंस। भाई सैलरी में से क्या क्या डिडक्शंस हुआ है, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी सच एज पीएफ का डिडक्शन हुआ है, टैक्स का डिडक्शन हुआ है, एवरीथिंग वो चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा कि प्रॉपर अमाउंट हुआ है कि नहीं, सब डिडक्ट हुआ है कि नहीं, एवरीथिंग। तो डिटेल्स ऑफ पेमेंट में अमाउंट चेक किया, कंप्यूटेशन किया उसने, रिसीवर का सिग्नेचर, जिसको पेमेंट किया है कंपनी ने, जिसको सैलरी दिया है उसका साइन है क्या, अभी चेक दिया होगा या फिर जो भी है छोटा मोटा अमाउंट कैश दिया होगा तो सिग्नेचर तो चाहिए ना। अब बैंक अकाउंट आजकल तो सैलरी सबको पता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, तो उसमें तो सिग्नेचर का सवाल ही नहीं उठता है, वो तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया ना, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो खत्म, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो सिग्नेचर ऑफ रिसीवर द एम्प्लॉय शुड हैव साइंड इन द पेरोल। तो जो पेरोल होगा कंपनी की तरफ से, जो पेरोल होता है उसमें एम्प्लॉय का सिग्नेचर होना चाहिए अगेंस्ट देयर नेम्स, बराबर है? मालूम पड़ा कि भाई उसने एक्नॉलेज किया, हाँ भाई इतना मिला है उसको पेरोल के बेसिस पे। सो पूरा डिटेल्स ऑफ जो पेमेंट्स है, याद रखो डिटेल ऑफ पेमेंट में, डिटेल ऑफ पेमेंट वो क्या करेगा, वाउच करेगा, जिसमें पॉइंट सबको याद रखना है, क्या क्या पॉइंट्स हो गए बेटा? फर्स्ट पॉइंट्स अमाउंट, सेकंड कंप्यूटेशन, थर्ड सिग्नेचर होना चाहिए रिसीवर का, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये फोर्थ पॉइंट था डिटेल ऑफ पेमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है पेरोल और वेज शीट। क्या? पेरोल और वेज शीट। तो पूरा जो पेरोल है, क्या बेटा? पेरोल और वेज शीट जो भी है वो क्या करेगा, पूरा वाउच करेगा। मींस ऑडिटर शुड एग्जामिन द एंट्रीज इन पेरोल और वेज शीट विथ रेफरेंस टू रिलेवेंट रिकॉर्ड। क्या कि भाई उसको जो पे मिला है, बराबर, उसका डिटेल में चेक करेगा, बेसिक पे कितना है उसको, क्या क्या अलाउंस मिले हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिला है, मतलब डिफरेंट अलाउंसेस, बराबर है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, बराबर है? डियरनेस अलाउंस कितना है, एवरीथिंग, बराबर है? इंक्रीमेंट कितना है उसका, एवरी ईयर वाला इंक्रीमेंट कितना है, कितना लीव मिला है, एवरीथिंग ही विल गोइंग टू चेक, राइट? एंड द डिडक्शन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई, वो सब भी चेक करेगा कि क्या क्या डिडक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय के सैलरी में से क्या क्या डिडक्शन, क्या पीएफ, ओके पीएफ का डिडक्शन इतना अमाउंट है, सब चेक करेगा डॉक्यूमेंट से भी, क्या एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बेस पे लॉ क्या है पीएफ के रिलेटेड, पीएफ के रिलेटेड क्या लॉ है, वो सब चेक करके पूरा देखेगा कितना डिडक्शन हुआ है, टैक्स का डिडक्शन चेक करेगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कुछ इंश्योरेंस स्कीम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, बराबर है, तो वो सब चेक करेगा, वेलफेयर स्कीम, हेल्थ स्कीम, एवरीथिंग, तो क्या क्या डिडक्शन हुआ है सब पूरा चेक करेगा, मालूम पड़ा? और एज पर जो लॉ की डिडक्शन, लॉ के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन होते हैं वो पूरा तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा उसको। पेरोल और वेज शीट, पेरोल और वेज शीट के बेसिस पे मालूम पड़ा वो क्या क्या मिल रहा है उसको, कितना मिला है, वाउचर देखेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, उसके बेसिस पे प्रॉपरली अवेल्ड हुआ है कि नहीं, सब कुछ, बराबर है? कितना दिन वो काम किया उसके हिसाब से पेमेंट मिला है, एवरीथिंग, बराबर है? तो ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल आर वाउचिंग। ये ऑडिट करते टाइम पे सीए देखता है, जो ऑडिटर है वो देखेगा,
लॉ, अब लॉ के हिसाब से क्या, द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर एनी लीगल, रेगुलेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, क्या बेटा, वेदर एनी legal, regulatory or contractual requirements having a bearing on the rate or amount of wages and salary have been complied with. मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो पूरा चेक करेगा कि ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा कि लीगल, रेगुलेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉलो हुआ है कि नहीं, कि क्या अमाउंट ऑफ वेजेस है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस भी लॉ सेट करता है कि इतना वेजेस मिलना चाहिए, इतना काम करेगा तो इतना आपको वेजेस है, सैलरी है, ओवर टाइम का अलग से है। तो जो भी वेज लॉज है, बराबर है, वो सब कॉम्प्लाई किया है कि नहीं कंपनी ने, वो भी देखेगा। कौन देखेगा? हाँ, ऑडिटर, बराबर है। तो वो सब देखेगा, रेट और अमाउंट ऑफ वेजेस और सैलरीज हैव बीन कॉम्प्लाइड विथ और नॉट। तो ये सब वाउचिंग करते टाइम पे उसको देखना है, एवरीथिंग, राइट है। फिर क्या देखेगा वो? मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन। क्या? मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, याद रखना, मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन मतलब तो पता है सबको, ठीक है। अब मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन में क्या बोलता है अपने को, देखो ध्यान देना, सी हियर, किधर गया, हाँ देखो, अब मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन में आपको बोल रहा है, इन द केस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल, जो सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल है, द ऑडिटर शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू डिटरमाइन वेदर द सैलरी पेबल आर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। तो मतलब अगर जो सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल में है, सीनियर मैनेजमेंट, तो उनको जो सैलरी पेबल है या सैलरी जो पे हो रहा है वो एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैनेजमेंट को रेम्यूनरेशन मिल रहा है कि नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, कम तो नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग। कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वाउचर चेक करेगा, पेरोल चेक करेगा, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन पे उसको ज्यादा फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे उनको सैलरी मिल रहा है कि नहीं। एक्स एम्प्लॉइज, क्या बेटा, यू कैन कॉल मी एक्स, नाउ एक्स एम्प्लॉइज। तो एक्स एम्प्लॉइज क्या बोलता है, the auditor should obtain a list of employees who have retired or otherwise left the services of entity during the period under audit and examine that they have not been included in the payroll, ठीक है। मतलब वो एक्स एम्प्लॉइज का भी चेक करेगा कि भाई जो एक्स एम्प्लॉइज है, मतलब जो छोड़ दिए हैं, सर्विसेज छोड़ चुके हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, बराबर है, मालूम पड़ा, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट, उनका भी सब चेक करेगा कि उनको कितना पेमेंट हो चुका है और करेंटली उनका सैलरी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब वो छोड़ चुके हैं तो उनका क्यों इंक्लूड होगा पेरोल में, जब तक काम किया है तब तक उनका इंक्लूड होगा, बाकी उसके बाद अगर कंपनी दिखा रहा है कि हाँ इसको पे कर रहे तो गलत है ना। कंपनी टैक्स बचाने के लिए कर सकता है और बाकी जो पैसा है वो अपने पॉकेट में डाल सकता है। तो ये सब ऑडिटर को चेक करना है, एक्स एम्प्लॉय से रिलेटेड भी जो रहेगा वो चेक करना है, बराबर है, इससे रिलेटेड एक्स एम्प्लॉय, राइट, क्या क्या पॉइंट्स है। नाउ एक्स एम्प्लॉइज हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के हिसाब से एंट्री हुई है कि नहीं। तो ऑडिटर चेक करेगा कि वेदर एंट्री इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बराबर है। जैसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सैलरी एंड वेजेस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, दैट्स इट। तो डेबिट किया है कि नहीं आपने सैलरी एंड वेजेस को, जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस है वो शुड बी डेबिटेड टू सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, और जो डिडक्शन है वो क्रेडिट होना चाहिए, बराबर है। पेमेंट किया है तो कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया है कि नहीं आपने, एवरीथिंग, पीएफ से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, एवरीथिंग। तो सब अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से फॉलो हुआ है कि नहीं। और डिस्क्लोजर क्या दिखाएगा, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3। डिस्क्लोजर में क्या करना है बेटा, जो भी सैलरी एंड वेजेस है शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर सेपरेट हेड। अब बेटा सैलरी एंड वेजेस किधर शो करते हो आप, सैलरी एंड वेजेस बिजनेस का क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में भी किधर शो होता है ये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, बराबर है। जो पीएनएल का स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, उसमें एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस में कौन से हेडिंग के अंदर आएगा ये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में शो होना चाहिए, दैट्स इट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है ना बेटा, सैलरी एंड वेजेस, तो इसको किधर आपको शो करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, दैट्स इट। तो ये सब ऑडिटर को वाउच करते टाइम पे ध्यान देना है। दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ वाउचिंग ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, ये सब उसको कंसिडरेशन में लेना है, समझे कि नहीं। तो क्या क्या पॉइंट हो गया देख लिया ना, तो एक बार फटाफट देख लो क्या क्या पॉइंट हो गया। यस, पहला क्या था, पहला फर्स्ट पॉइंट, यस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देन क्या है बेटा,
नेम, डेट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स, अमाउंट, कंप्यूटेशन, अमाउंट, अमाउंट मतलब ये क्या हो गया, डिटेल ऑफ पेमेंट के अंदर अमाउंट, कंप्यूटेशन, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर, देन पेरोल और वेज शीट, देन लॉज, लॉ के हिसाब से मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, एक्स एम्प्लॉइज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, एंड फाइनली डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3। बराबर है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ये पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के रखना, सिंपल पॉइंट्स है, एक बार रिवाइज करो, कुछ भी डाउट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने का उसको, बराबर है, पूछ लेने का। मालूम पड़ा या तो कॉल करके मैसेज